ना। आप स्पीकर ऑफ कर लो अपना, म्यूट कर दीजिए, नहीं तो इको होगा ना। स्पीकर ऑफ, हाँ अभी ठीक है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, जस्ट हमें सबसे पहले फोल्डर ओपन करना है। फोल्डर ओपन करेंगे, सी ड्राइव में जनरली XAMPP इंस्टॉल होता है, आपका एप्लीकेशन के अंदर हुआ होगा, तो आपने सी ड्राइव किया, सी ड्राइव में XAMPP नाम का फोल्डर है, यहाँ पे आ गए। htdocs के अंदर आपको बनाना होगा, जो भी आप htdocs नाम का एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर आप एप्लीकेशंस बनाएंगे। प्लीज आस्क द होस्ट टू गिव यू परमिशन टू रिकॉर्ड। ओके, नहीं क्लोज ही ऑप्शन है, वो कह रहा है आपसे पूछना है कि रिकॉर्ड कर लेंगे करना, ऐसा कुछ होता है। मैंने तो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो आपके पास हो रहा है रिकॉर्ड? हाँ आप ही दे रहे हैं, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे हम XAMPP के अंदर htdocs आ गए। htdocs के अंदर आपके पास ये वो एरिया है जो सर्वर का एरिया है, ठीक है। इस सर्वर में आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोजेक्ट की फॉर्म में क्रिएट करो। जैसे मैंने ये अजाइल नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, ये मेरी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी नया प्रोजेक्ट जो भी आपको बनाना है, आप बिलिंग सिस्टम बनाना चाहो, आप शॉप का बनाना चाहो, आप कुछ भी बनाना चाहो, उसका नाम यहाँ पे देंगे। आप फोल्डर क्रिएट कीजिए, उसका नाम दे दीजिए। मैंने अजाइल के अंदर मैंने एक इंडेक्स नाम का फोल्डर फाइल बनाई। फाइल आप कैसे बनाएंगे? सिंपल, बहुत सिंपल फाइल हम बनाते हैं। पहला प्रोग्राम लिखेंगे, नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस ज्यादा ठीक है। हाँ, क्योंकि मल्टीपल फाइल आप एक साथ ओपन कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। इसमें कुछ अपने आप ही कोड कर देता है सर? नहीं, अपने आप कोड नहीं करेगा। न्यू फाइल आप करिए। अब न्यू फाइल करने पे आपको सबसे पहले PHP लिखना है। ये जो कोड है, इसके अंदर इन टैग्स के अंदर जो आप लिखोगे वो आपका PHP कोड होगा, ठीक है। इधर आपने सबसे पहले कमांड लिखी इको। इको कमांड यूज होती है कोई भी चीज आपको प्रिंट करनी है, तो आप लिखोगे वेलकम टू PHP प्रोग्रामिंग। आपने इस तरह से मैसेज दिया, सेमीकोलन लगाइए। अब इसे आप सेव कर दीजिए। सेव कहाँ करना है? वही htdocs अजाइल जो भी आपने सॉफ्टवेयर फोल्डर बनाया, हाँ यहाँ पे हाँ जस्ट index.php। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, पर जो देंगे वही आपका एक्सेस पॉइंट होगा। आपने फाइल सेव कर ली, अब आप रन करेंगे। रन करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ लिखेंगे आप लोकल होस्ट। लोकल होस्ट, सिर्फ लोकल होस्ट लिखेंगे, डैशबोर्ड लिखा आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब आपका अपाचे चल रहा है। देन यहाँ पे आप लिखिए अजाइल, जो आपके फोल्डर का नाम है। और इंडेक्स के लिए आपको फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट पेज होता है, ठीक है। इंडेक्स लिखेंगे, जो आपने वहां पे लिखा था इको के अंदर, वो आपके एक पेज के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो गया। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम जो आप क्रिएट कर रहे हो। अब इसे आप HTML पेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। कहीं पे भी HTML कोड है आपका, HTML पेज आप पूरा का पूरा टैग नॉर्मल लिखिए, जैसे आप लिखते हो बॉडी, और यहाँ पे आप बॉडी क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आप HTML क्लोज कर दीजिए। देन यहाँ पे आप मान लीजिए H1 आपने दिया, और आप इसे H1 क्लोज कर दीजिए। अब बेसिकली ये मैसेज आपका हेडिंग 1 में आना चाहिए। आप रिफ्रेश कीजिएगा, तो यहाँ पे जो आउटकम है वो आपका H1 हेडिंग टैग के साथ आ रहा है, राइट। इसी चीज को अगर हम प्रोसेस करते हैं आगे, आपका जरूरी नहीं है कि आप ऐसे अलग से लगाएंगे, आप इसी टैग को इको के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। H1 जो भी आप टैग यूज करना चाहें, जितना भी आपने HTML पढ़ा हुआ है वो सारा HTML आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस मैं हेडिंग टैग यूज करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी इफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। साथ में अगर हम चाहें, ये हमारे इको स्टेटमेंट है। अब आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की जब हम बात करेंगे, तो वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करे जाते हैं PHP में? डॉलर साइन का यूज करके। वेरिएबल क्या होता है? जो वैल्यू स्टोर करता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक वेरिएबल जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो और उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। एक वेरिएबल लिया x, जिसकी वैल्यू मैंने कही 10। दिस इज इंटीजर टाइप वेरिएबल। वो ये बोल रहा था कि इसमें इंटीजर या कैरेक्टर लेने के लिए स्पेसिफाई करना पड़ता है? नहीं, स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। जैसी वैल्यू डालोगे वो इंटीजर होता है। नहीं, इसमें डेटा टाइप्स नहीं होते, अलग से लिखे नहीं जाते। आप जैसे यूज करना चाहोगे डॉलर लिखिए, लिखते जाइए। नेम लिखोगे, डबल कोट्स में लिखोगे तो वो नेम होगा, स्ट्रिंग्स कहलाएगी, है ना। राहुल मान लीजिए नाम है,
ठीक, अब इन दोनों चीजों को प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे मैसेज देंगे? मैं कहता हूँ यहाँ वेलकम की जगह इसे बंद करिए यहाँ से यहाँ, और क्योंकि ये हमारा PHP का पार्ट है, जो PHP का पार्ट होगा वो PHP के अंदर आना चाहिए, PHP टैग्स के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे। अब हम लिख देते हैं योर नेम डॉलर नेम, वेरिएबल का नाम, BR टैग, लाइन चेंज हो जाएगी, योर एज $x ईयर्स, आपने ये लिख दिया मैसेज। अब जब आप इसे रन करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करिए, तो योर नेम, जो वैल्यू नेम वेरिएबल की वो आ गई, योर एज, जो एज वेरिएबल की वैल्यू वो आ गई, जो वैसे नॉर्मल मैसेज लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज अ रूल कि आप वेरिएबल्स कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कुछ कैलकुलेशंस करना चाहें, मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी भी ले ली QTY, आपके एक पर्सन ने क्वांटिटी नाम का वेरिएबल लिया कि भाई इसने 50 क्वांटिटी खरीदी है एक प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का प्राइस होगा प्राइस, जैसे मैंने कह दिया उसका प्राइस है 540, आपको टोटल बिल निकालना है, आप ई को दोबारा लगाएंगे, योर बिलिंग अमाउंट, डॉलर QTY इनटू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए डॉलर प्राइस, जस्ट आपको प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की, तो आपने वो कर दिया, और यहाँ पे लिख दीजिए रुपीस। तो इसको दूसरी लाइन में दोबारा सी को लिखना पड़ेगा। हाँ, ये तो मैसेज है ना, आप अगले अलग से प्रिंट करना चाहते हैं इसलिए लिख रहे हैं, आप उसी लाइन में लिखना चाहो लिख दो। नहीं, उसी लाइन में करके BR करेंगे तो क्या जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप ऐसे हाँ जस्ट ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस डबल कोट आप बाद में बंद कीजिएगा, यहाँ BR लिखो, पर क्योंकि जनरली हम ऐसे नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ऐसे कोड बढ़ता चला जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए, हमें रीडेबिलिटी भी बना के रखनी होती है कोड की, इसलिए हम लाइन नेक्स्ट लाइन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरर आ गई, कोई सिंटैक्स गड़बड़ हो गई क्या, यहाँ डबल कोट बंद हो गया दो बार, वो डबल कोट रह गया था ना, फिर कुछ रह गया, क्या रह गया, कहाँ रह गया, $x, ठीक है, नीचे रह गया होगा, नीचे यहाँ सेमीकोलन फालतू में ही कोड लिखा है, तो यहाँ पे इवन इसने देखिए यहाँ पे जस्ट वेरिएबल लिया, प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई नहीं की, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्योंकि वो उस वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ये चीज को प्रिंट करा, फिर स्टार का साइन प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है, और प्राइस फिर प्रिंट कर दिया। और अगर आपको इसे इवैल्यूएट करना है, आप नहीं चाहते कि ये ऐसा हो, तब आप क्या करेंगे, या तो आप एक अलग से वेरिएबल लीजिए जिसमें आपका टोटल बिल अमाउंट निकलेगा, तो डॉलर बिल अमाउंट। अच्छा, इसका नेमिंग तो जो है, अगर जैसे मुझे दो वर्ड लिखने तो साथ साथ ही लिखने पड़ेंगे, स्पेस नहीं आता होगा ना इसमें? हाँ, वेरिएबल नेमिंग के सेम रूल्स हैं, स्पेस अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर लगा सकते हो, जनरली हम ये वाला तरीका फॉलो करते हैं, वेरिएबल का नाम जो भी है उसका फर्स्ट कैरेक्टर छोटा रखेंगे और हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल करते जाएंगे, तो बिल अमाउंट पढ़ना इजी हो जाता है, स्पेस कहीं पे भी अलाउड नहीं। तो डॉलर QTY इनटू डॉलर प्राइस, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर उसके बाद इसकी जगह पे जो आपने मैसेज दिया, इसकी जगह पे आप डॉलर, वेरिएबल का नाम बिल अमाउंट लिख सकते हैं, बिल अमाउंट, कैप्स लॉक बिल अमाउंट, और ये सेम ही लिखना पड़ता होगा ना? वेरिएबल का नाम तो वही लिखोगे जिसकी वैल्यू चाहिए, अगर कुछ और लिखोगे तो वो एरर देगा। कुछ और नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, केस सेंसिटिव, हाँ केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, बिल्कुल केस सेंसिटिव है, कैपिटल स्मॉल पे फर्क है, ठीक है, तो उस तरह से आपका अमाउंट क्रिएट होके आ रहा है, तो हर वेरिएबल का डॉलर लगाना जरूरी है, वेरिएबल के आगे डॉलर लगेगा, ठीक, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब इसी तरह काम करते हैं, सब जो भी आपके बेसिक ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं,
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड, दीज आर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं। ये सारे आपको पता है, डिवाइड से आपका डिवाइड हो क्या आएगा, मॉड से जो है रिमाइंडर आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। रिलेशनल ऑपरेटर बात करोगे तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। दीज आर योर ऑपरेटर्स जो कंडीशन लगाने के लिए यूज होते हैं। ये लास्ट वाला कौन सा है? नॉट इक्वल, कि भाई ए बी के बराबर नहीं है, तो जब नॉट इस तरह की कुछ कंडीशंस आपको लगानी है तब आप यूज करते हैं ये ऑपरेटर। ओके, तो फिलहाल अब हम इस इंफॉर्मेशन के बेस पे एक अच्छा सा थोड़ा सा लुक इसका क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने ये तो वेरिएबल्स वगैरह तो डिक्लेयर कर लिए, अब हम थोड़ा सा हेडिंग देंगे H1 से हमारे पास मैसेज आएगा H1, जिसमें हमने कहा योर बिल अमाउंट, ठीक। सबसे पहले आपने हेडिंग दे दी, इसके बाद आपने यूज की टेबल टैग, क्योंकि टेबल के अंदर ही हम बिल बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास आएगा TR और इसके अंदर हमने यूज किया TD, टेबल टैग TD। अब इस TD के अंदर आप इंफॉर्मेशन कैसे प्रिंट करना चाहते हो, आप चाहते हो नेम, सबसे पहले नेम, और यहाँ वेरिएबल चाहिए हमें नेम नाम का वेरिएबल, क्वेश्चन मार्क, सेम PHP चलेगा, PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ पे आप इको कर दो, इको वेरिएबल का नाम क्या था हमारा, नेम। हर बार PHP लिखना पड़ता है? हाँ, जब भी आपको PHP स्टार्ट करनी है तो PHP लिखेंगे, नहीं तो उसे पता ही नहीं होगा कि आप क्या यूज करना चाहते हो, राइट। वरना तो HTML है ना, तो यहाँ नेम आ गया आपके पास, ये फर्स्ट रो हो गई। ऐसे ही आप एज को हमें प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, हमें क्वांटिटी को प्रिंट कराना है, प्रोडक्ट ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस आ जाएगा। एज तो ऐसे ही हमने अलग से वेरिएबल लिया था तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, और यहाँ पे आपका फाइनल अमाउंट, बिलिंग अमाउंट आ जाएगा। टेबल क्लोज हो गई। इस पेज को आप देखें रिफ्रेश करके, यहाँ पे इस तरह से आपका टेबलर फॉर्म बन के आ गया। और थोड़ा सा इम्पैक्टफुल अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप CSS अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल चलेगा, PHP कितना पार्ट कर रहा है वो आपको दिख रहा है, PHP कैलकुलेट कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू है, वैल्यू के बेस पे वो कैलकुलेशन कर रहा है, और कैलकुलेशन के बेस पे उस कैलकुलेटेड डेटा को आप HTML फॉर्म में डिस्प्ले करा रहे हो रिक्वायर्ड पोजीशंस पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बेसिक्स की चीजें हैं। ओके, देन ठीक है, इसे बंद करते हैं। इसके बाद मान लीजिए, इसी में कंटिन्यू रखते हैं, चलो। इसके बाद मान लीजिए हमें डिस्काउंट देना है, और हमारी स्कीम क्या है कि जिनका 1000 से ज्यादा बिल पहुंच जाता है, या 2000 से ज्यादा बिल पहुंच रहा है, 10,000 से ज्यादा बिल पहुंच रहा है, तो हम उसे 10% डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो बिलिंग अमाउंट हमारा रिफ्लेक्ट होगा इफ एल्स से, कंडीशन से, तो तब आएगी हमारी कंडीशन, तब हम यूज करते हैं इफ सम कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारे, कंडीशन ये वेरिएबल सभी ऊपर ही डिक्लेयर करने पड़ते हैं। नहीं, आप कहाँ चाहते हो बता, मैं चाहता कहीं नहीं हूं, मैं भी कह रहा हूँ ना, मैं भी मेथड ही बता रहा हूँ, आप बताओ कि कब होना चाहिए। हम नीचे कर रहे हैं तो वहां पर लिख लें, वहां लिख लो, लिख तो लें, बट सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लिख कहीं तो वही करेंगे ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए तो आपको कुछ भी नहीं सही है क्योंकि अभी तो शुरू कर रहे हो ना, आगे आएगा फंक्शंस, तो फंक्शन बना हुआ होगा ऊपर, आप जस्ट कॉल करोगे, मैं वही ना, तो
अभी फंक्शंस पढ़े नहीं, तो फंक्शंस बनाएंगे। तो if else क्या है ये loop इफ एल्स तो कंडीशन, दिस इज डिसीजन स्टेटमेंट जो डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक। तो आपको किसी भी बेस पे कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, वो और बड़ी बात नहीं है। तो हमने इफ लगाया, इफ सम कंडीशन लाइक डॉलर बिल अमाउंट क्या है, बड़ी है कितने से, 10,000 से। अगर बड़ी है तो उसे हमें डिस्काउंट देना है। फाइनल अमाउंट नाम का एक वेरिएबल है, तो फाइनल अमाउंट, जिसमें फाइनल अमाउंट है, ठीक है। फाइनल अमाउंट क्या होगा, डॉलर बिल अमाउंट माइनस, माइनस कीजिए जो डिस्काउंट है आपका, बल्कि आप डिस्काउंट भी अलग से निकाल लीजिए, इफ के अंदर डिस्काउंट भी निकाल लीजिए। तो डिस्काउंट कितना देंगे फिर हम, 10% डिस्काउंट। तो जो कि होगा डॉलर बिल अमाउंट का 0.1%, राइट, 10%, तो 10% हो गया। अब जो डिस्काउंट है उसे आप माइनस करेंगे, फाइनल अमाउंट निकल के आएगा। और आप यहाँ पे फाइनल अमाउंट प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी को हमें जो करना है वो फाइनल अमाउंट करना है। तो इको डॉलर फाइनल, ये आपका फाइनल अमाउंट हो जाएगा। एल्स में सेम प्रोसेस, पर एल्स में आप कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, तो डिस्काउंट तो जीरो है, तो फाइनल अमाउंट ही आपका बिल अमाउंट होगा। हाँ, हेलो सर, नमस्कार जी। अरे ये तो टाइम उठा लिया सर हमारे पास। तो बताइए, मैं आपसे बात नहीं हो पा रही थी ना, आप बताना, मेरे को लगा बाहर में मैसेज तो आप पढ़ी लोगे रात को। मैंने कहा वैसे बिजी चल रहे थे ना, मैसेज तो आप रात को पढ़ी लोगे बस। जी मैं सब करेगा तो जी। नहीं मैं, आप बोलो ना, मैं 2-2:30 बजे तक आ जाता हूँ। अच्छा, तो आप वैसे चेक कर लीजिए, फिर बताइए, अगर आना है तो मैं आ जाता हूँ। जी ठीक है जी, बताइए। मैं समझ गया, फाइनल अमाउंट आ गया, फाइनल अमाउंट हमने इको फाइनल अमाउंट कर दिया। अब ये एल्स वाली कंडीशन करते हैं। एल्स में हमने जस्ट बिल अमाउंट प्रिंट कर दिया, अच्छा, क्योंकि हमारा कोई डिस्काउंट है ही नहीं। अगर हाँ, अगर वो 10,000 से ऊपर है तो हम डिस्काउंट देंगे। हाँ, वरना हम नहीं दे रहे। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन वो है कि हम नहीं दे रहे, अगर होता तो हम और देते, जैसी जैसी कंडीशन बनती तो वो देखते। यहाँ लिख देते हैं आफ्टर डिस्काउंट, ताकि आपका विजिबल हो यूजर को कि उस बेचारे को डिस्काउंट भी मिला है, ठीक है ना। तो आपने बिल अमाउंट भी डिस्प्ले करा दिया, डिस्काउंट जो आफ्टर डिस्काउंट है वो भी अमाउंट डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरह से आप डेटा जो है, डेटा के साथ खेल सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो, कंडीशंस लगाने के साथ साथ प्रोसेस कर सकते हो। समझ में आ गया ये बात, इतना क्लियर है? गुड। कंडीशंस अगर हमें ज्यादा देनी है, भाई कि बिल अमाउंट 10,000 तक है, आपने 5,000 तक शॉपिंग की है तो 5% डिस्काउंट, अगर 10,000 से ज्यादा की है तो 10% डिस्काउंट, और अगर आपने 15,000 से ज्यादा की है तो 15%। हमने मल्टीपल देनी है तो हम मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगे। सबसे पहली कंडीशन, अगर 10,000 से ज्यादा जी कम है, पहली कंडीशन हमारी 5,000 से शुरू हो रही है, राइट, कि अगर 5,000 से कम है तो डिस्काउंट हमारा जीरो है, सीधा कैलकुलेट मार के जीरो रख दो। डिस्काउंट जीरो है, फाइनल अमाउंट आपका वही आएगा, ठीक। किसी को कॉपी कर लेंगे, अब हमें कॉपी ही करना है इसलिए हमने उस वैसे लिखा है। अब हमने एल सिर्फ पे यहाँ पे मार देंगे, बस खत्म हो गया।
कंडीशन में अब एल्स इफ मतलब कि पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप दूसरी कंडीशन चेक करो, अगर फर्स्ट ट्रू हो जाएगी तो दूसरी चेक करो। तो इस केस में हमने कहा 5000 से ज्यादा है, 5000 से कम है तो 0, 5000 से ज्यादा है तो 5% था, तो यहाँ डॉलर बिल अमाउंट कब इनटू 0.05, दिस इज 5%। सेम कंडीशंस आप लगाइए, अगर यहाँ पे 5000 होना चाहिए तो आ गया 5000 और ये हो गया 10,000, अगर 10,000 से ज्यादा है तो 10% डिस्काउंट, ठीक। और मान लो कि 10,000 से ज्यादा है, मतलब 10,000 से ज्यादा है और 15,000 का जो स्लैब है उससे अगर ज्यादा पहुंच जाता है तो हम 15% ही डिस्काउंट देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। ये नहीं कि हम देते ही जा रहे हैं, बस इतना ही डिस्काउंट है। 15,000 से ज्यादा करते हो तो 15% डिस्काउंट है। तो उस तरह से हमारा वेरी करेगा, हमें हम 15% के स्लैब पे आ रहे हैं तो हमारा 15% हमें डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि हमारी टोटल कॉस्ट 27,000 है। अगर हम मान लेते हैं इसे कम कर देते हैं, अपनी क्वांटिटी को चेंज करते हैं या इसे 100 कर देते हैं, प्राइस ही हमारा 100 है, तो देखते हैं क्या बनता है। और 50 का बिल अमाउंट 7,000 है तो 6,650, तो हमें कम डिस्काउंट मिला होगा। 7,000 मतलब 5,000, 5% डिस्काउंट मिला है तो 5% डिस्काउंट उसने हमें दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी स्लैब्स वेरी करेंगी तो उस हिसाब से आपके आउटकम जनरेट, वो क्वेश्चन में दिया होगा या वो रिक्वायरमेंट होगी क्लाइंट साइड से कि भाई आप किस तरह डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई डाउट नहीं है, राइट, गुड इनफ। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर पूरा थोड़ा पढ़ना हो वेरिएबल ये वो प्लान करना, कोई लिटरेचर टाइप कहीं मिल जाएगा? नहीं, वो तो W3 स्कूल है, पढ़ते चले जाना है। W3 स्कूल, हाँ, उससे आप रीडिंग कर सकते हो, पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कहीं इंटरव्यू नहीं देना। इंटरव्यू तो नहीं, हाँ, वेरिएबल मतलब वैल्यू स्टोर करनी है। वेरिएबल तो ठीक है, पर और भी जैसे इफ एल्स वाली कंडीशंस हो गई, होते हैं बहुत सारे तरीके। वहां पे कुछ नहीं लिखा, कहीं कुछ नहीं लिखा, क्योंकि बेसिक ये है कि वहां पे ये लिखा होगा इफ एल्स कंडीशन लगाने के लिए होता है, वो कैसे यूज करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट कम है क्योंकि यहाँ पे वन लाइनर डेफिनेशंस है। इफ एल्स क्या होता है वो तो मैं आपको पीपीटी बना के दे दूंगा, ठीक है, मैंने बल्कि बनाई भी है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं। इफ एल्स मतलब इफ एल्स, स्विच मतलब स्विच, आप कब कौन सी यूज करोगे, जब आप काम करोगे तो सब याद रहेगा। वो कहने की बात है, आज याद रहेगी, बनाते रहेंगे। नहीं, ये ऐसी चीज है, एक एप्लीकेशन आपने बना ली ना तो आपका कुछ नहीं भूला जाएगा। वो है आप प्रोग्रामिंग के टच में नहीं होगे तो प्रॉब्लम। तो ये हमारी यहाँ तक की कहानी है। अब आता है लूप, इसलिए तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड रहेगा। तो इसके बाद आता है हमारा लूप। लूप स्ट्रक्चर क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपके पास हो, एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें, तो क्या 5 बार 5 आइटम है तो 5 बार उस आइटम की डिटेल्स 5 बार लिखोगे, बार बार ई को लिखोगे, बार बार आउटपुट लिखोगे, तो वो तो बेकार तरीका होगा, उस तरीके को तो हम फॉलो नहीं करते। तो उसकी जगह क्या होता है कि हम लूप लगाते हैं। लूप कहते हैं स्टार्ट बता दो, एंड बता दो, मैं लाइन से चल पड़े। जैसे मान लो मुझे 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग लिखनी है, तो अगर नॉर्मल इको में लिखने बैठ गए तो फिर तो तुम डबल कोड लगाओ और 1 2 3 4 करते जाओ, कितना बुरा लगता है, बहुत इरिटेटिंग है। 1000 तक है तो प्रोग्राम तो इसका भी होता है। हाँ, तो उसकी जगह पे फिर कंप्यूटर किस लिए यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो इसी चीज के लिए, फॉर लूप लगाइए। फॉर लूप कहता है डॉलर, वेरिएबल का नाम, एक वेरिएबल ले लो काउंटिंग के लिए, जो काउंट करना है 1 से, कहां से 1 से कहां तक। दूसरा पार्ट होता है कंडीशन, कहां तक चलना है आपको 50 तक, यही था ना, 1 से 50 काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो लेस देन इक्वल टू साइन लगा दिया तो भाई 1 से चलना है और जब तक 50 के बराबर नहीं पहुंचता तब तक चलना है, और उसके आगे कर दिया आई को आगे बढ़ा दो कितने से 1 से,
डॉलर आई इज इक्वल टू डॉलर आई प्लस 1। अब इस लूप का काम है आई को एक एक वैल्यू बढ़ाता रहेगा, पहले 1, फिर आई 1 में 1 जोड़ो 2, 2 में 1 जोड़ो 3 और ई को आई कर दीजिए, ई को डॉलर आई। अब इसे रन करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, कहां गई हमारी फाइल, ये आगे 1 से लेकर 50 तक काउंट। आप गैप देना चाहते हैं तो गैप दीजिए, क्योंकि गैप नहीं आया है हमारे कोड में, हमारा कोड ये रहा, इसमें हमने ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक स्पेस दे दो, स्पेस नेक्स्ट टाइम तो देना होगा तो बीआर दे देंगे, तो बीआर दे दीजिए, तो लाइन चेंज हो जाएगी। वो तो एचटीएमएल सेम ही अंदर ही देते हैं ना, एचटीएमएल तो ऐसे चलेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप 1 से 50 तक चाहते हो, 100 से 20 तक चाहते हो, क्या चाहते हो। तो एक फॉर लूप का पॉइंट होता है फर्स्ट पार्ट, ये जो फर्स्ट फेज है ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड फेज जो होता है ये होती है आपकी कंडीशन, जिसको आप कंडीशन लगा रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पर ऑड इवन प्रिंट कराने हैं तो मैं i + 2 कर दूंगा, बिल्कुल सही, उतने गैप देने के लिए उसी प्लस 1 से स्टार्ट करो, 2 का इंक्रीमेंट कर दो तो 1 3 5, ठीक है ना, दूसरी तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट होगी। हां ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अब अज्यूम कीजिए आपको एक टेबल क्रिएट करनी है। रिक्वायरमेंट हमारी अपने जब हम चाहेंगे तभी आएगी, है ना, वैसे नहीं आएगी। और हमारा जो टेबल क्रिएशन होना है वो इस बेस पे होना, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, मैं 3 लाइनों की टेबल क्रिएट कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जो ऑड वाली पोजीशन की लाइन है वो उनका बैकग्राउंड रेड कलर का हो, और जो इवन पोजीशन की लाइन है उनका बैकग्राउंड व्हाइट येलो कलर का हो, 2 कलर में चाहता हूं। तो ये हमारे पास तरीके, ऐसा कुछ है तो बना बने, पहले हम टेबल के अंदर नॉर्मल टेबल बनाते हैं पीएचपी के बिना, तो वो आपको करना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप करोगे उतना बेटर आएगा। और रो के अंदर हम जस्ट 2 कॉलम बना देते हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है ज्यादा बनाने का, लॉजिक समझने की बात है। पीएचपी तो होता है इसके अंदर, वो हेडिंग के लिए होता है, हेडर देने के लिए। टीडी मतलब टेबल डेटा, जो टेबल का डेटा है वो हेडर। हाँ, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली डेटा पे मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो जैसे यूजर नेम हो गया अंकित, पासवर्ड हो गया अंकित @ ये आपका फर्स्ट रो का डेटा हो गया, और ये सेकंड रो का डेटा हो गया। यहाँ पे आपने लिख दिया राहुल, और यहाँ पे आपने लिख दिया राहुल, मान लीजिए ये है आपके टेबल, और आपने इसमें बैकग्राउंड सेट कर दिया बीजी कलर। एक में हमें पहले में चाहिए क्या, येलो या ब्लू, जो भी चाहिए। ब्लू, और यहाँ पे हम येलो डाल देते हैं, ठीक। और हम चाहते हैं यही डेटा से पहले हम ऐसे देखते हैं, इस तरह का डेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, पर ये हम खुद कर रहे हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो खुद कर रहे हैं। फिलहाल तो हमें खुद ही करना पड़ेगा यार, अभी तो हमें एरे आता ही नहीं है, तो हम इसे यूज नहीं कर सकते, छोड़ो, तो वो मतलब ही नहीं है। आप इसे यहाँ उठाओ और यहाँ रखो, और कंडीशन लगाई इफ कि अगर आई ऑड है, आई ऑड कैसे पता चलेगा, $i mod 2 not equal to 0, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा आपका 2 से डिवाइड करने पे,
वो ऑड है। कोई भी ऑड नंबर क्या होता है जो 2 से डिवाइड करने पे 0 ना दे, तो हमने ये लगा दिया। तो ऑड पोजीशन है यानी कि 1 3 5 है, तो उसका कलर क्या होना चाहिए? ब्लू, तो मैंने ब्लू दे दिया। ठीक, और डेटा में डेटा सेम ही रख रहा हूँ, डेटा पे नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि डेटा हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। एल्स ये सभी और एल्स में ये यहाँ पे येलो कर, और यहाँ से आप जो टेबल आपने बनाई उसे हटा दो। हम सब कुछ सेम ही रख रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम कलर चेंज करना चाहते हैं और 10 रो क्रिएट करना चाहते हैं। 10 रोज का डेटा है हमारे पास। यहाँ पे आप टेबल बंद कर दीजिए, कुछ नहीं। तो ऑल्टरनेट रोज हो गई चेंज अपने आप। डेटा होता हमारे पास कहीं स्टोर, तो हम वहां से डेटा फैच करते इस तरह से। हालांकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत बेकार है, पर कैसे कर रहे हैं, आई पे हमने कंडीशन लगा दी कि आई अगर ऑड है तो कुछ करो, इवन है तो कुछ करो। सेट ऑफ डेटा हमारे पास है, हम वहां से फैच करके डालेंगे। वो कैसे डालेंगे वो तो बाद में देखेंगे, अभी तो इतना ही। ठीक है, समझ में आया? तो बताइए क्या कंफ्यूजन हो रही है? नहीं कंफ्यूजन ऐसा नहीं, मतलब वो ये आई नॉट को जो लगाया भी, ये है कंडीशन होती है ये कि भाई किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड, ये बेसिक मैथ है कि अगर किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तभी वो इवन नंबर होता है। और यहाँ अगर इक्वल टू 0 आप नहीं लिख रहे हो, मतलब आप नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे हो, मतलब ऑड पे मुझे कुछ करना है। तो ऑड पे क्या करना है, मुझे उनका कलर डिफाइन करना है। ऑड लाइंस का कलर ब्लू होना चाहिए, और जो इवन लाइंस है उनका कलर वो होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने वो आउटपुट डेटा जनरेट किया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट नथिंग एल्स। तो लूप अभी हमारा इतना ही हुआ है, आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस तो साथ ही साथ एक फाइल बनाऊंगा ना, तभी उसके अंदर हाँ